Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Waheed, and today I will be teaching you the remaining part of the इकोनॉमिक रिफॉर्म्स राइट। कल मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं। उसमें मैंने मेनली जो डिस्कस किया था वो मैंने किया था बीओपी के बारे में, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ये सभी जो भी ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात की जाती है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, जो हम ट्रेड करते हैं एक्सटेंट, वो एक स्टेटमेंट होता है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बस बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में आप स्टेटमेंट के बारे में स्टेटमेंट बोलोगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ये एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है विद अदर कंट्रीज के साथ, दैट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आ रही बात समझ? तो आगे हम आज देखेंगे, ठीक है। चलो, आई एम प्रेजेंट दिस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल एस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन, हैविंग मोर देन 1,17 और 18,000 सब्सक्राइबर्स, ठीक। गाइज, अब हमें थोड़ा सा फ्लो बनाना पड़ेगा। यू हैव टू बी सीरियस नाउ, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम अब बहुत क्लोज, मतलब ये मैं नहीं बोलूँगा बहुत क्लोज, मतलब ये कि अब प्रेपरेशन होनी चाहिए, एक ठीक ठाक फ्लो में प्रेपरेशन होनी चाहिए। क्योंकि जब बीच में प्रेपरेशन में हो आप, अब वो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। क्योंकि इस गैप में, इन 15 दिनों में, मतलब आज अगर 15 है, 16 है, मतलब अप टू 5 अप्रैल तक आपको बहुत ज़्यादा इतना फ्लो देना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकते, जितना पॉसिबल है कि दे दो। अभी फिर से आपका फ्लो डाउन हो जाएगा। अभी फ्लो बना लो, बहुत तेज़ फ्लो बना लो। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने आपको मैसेज किया था, इसमें डाला था मैंने टेलीग्राम पे। मैंने बताया था कि मैं केएस सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, लेकिन करंट अफेयर के। सबसे पहले हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो है, वो सीरीज आप सभी देख सकते हो, और आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट लेवल एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली आप केस का फॉर्म तो भरोगे ही, तो उसमें आप करंट अफेयर जो है पोर्शन के बगैर एग्जाम में कोई फायदा नहीं होता एग्जाम देना। क्योंकि क्या होता है, 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर, 15 से 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। मतलब अगर 15 क्वेश्चंस हो गए, मतलब हो गए 30 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। आपको याद रखना है, करंट अफेयर के एक क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर के नहीं, 200 मार्क्स का प्री का पेपर होता है ना, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, तो वन क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो दैट मीन्स 30 मार्क्स जो है करंट अफेयर से ही पूछा जाता है। 20 अगर आ गए तो ये समझो कि 40 मार्क्स सीधे बन जाता है। तो आपको एज ए सब्जेक्ट इसको पढ़ना पड़ेगा, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं करंट इश्यूज को, ठीक है। हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, उसी के साथ जो सोल्यूशन होगा उसको डिस्कस करेंगे, हमें निकल जाएगा। उसमें मोस्ट, एक तो मैं जिस सोर्स से पढ़ाऊंगा वो किसी से भी, आप विजन से पढ़ो, आप इनसाइट से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे सोर्स हैं। क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट ही ढूंढ लेते हैं मंथ में क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइम कम है, तो उस कम टाइम में कितना ग्रह आपको कंटेंट इकट्ठे करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने एक बुकलेट एक महीने में पढ़ी है, वो मैटर नहीं करता इस केस में, केएस प्री में या आईएएस में ये भी चीज़ें मैटर नहीं करता। यहाँ पर कंटेंट की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वहाँ से क्लिक हो जाता है, क्वेश्चन क्वेश्चन वहाँ पर डेफिनेटली क्लिक हो जाता है। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए टॉपिक्स में। तो इसमें मैं ये सीरीज लेकर आऊँगा, ये तो चलेगा 2020 जुलाई से लेकर 2021 मई से लेकर, मतलब जून तक चलेगा, ठीक है। मई से लेकर जून तक चले गए। लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लास्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। मतलब अगर अभी मार्च चल रहा है तो मार्च की कंपाइलेशन नहीं आई है, तो हम फरवरी पहले कंप्लीट करेंगे। फरवरी के बाद क्या, कहाँ चलेंगे हम, फिर जनवरी में चलेंगे, फिर जनवरी के बाद 2020 में वापस चले जाए। क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ता है, रिवर्स ऑर्डर में क्यों चलेंगे हम, इसलिए होता है क्योंकि जो नया नया अपडेट जो होता है वो हमें पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई टॉपिक ऐसा होता है जहाँ पर जो हमने 2020 में सितंबर में पढ़ा, और वही टॉपिक रिपीट हो गया बीच में से कुछ, सपोज जनवरी में, तो अब इसका अपडेट मिल जाएगा। लेकिन अब हम पहले अपडेट पढ़ेंगे, हम पीछे रिवर्स ऑर्डर में इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, आप बोलो कि फिर बाकी कंपोनेंट्स क्या, जो मैं आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा इसमें एसएसबी में, वो ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाता है। केस के लिए भी आर्ट एंड कल्चर भी, या आप आईपीएस आईएएस दे दो, यूपीएससी के लिए दे दो, आर्ट एंड कल्चर वहां से कवर हो जाएगा। फिर आप बोलो कि सर ज्योग्राफी कहाँ से करेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा मैं तो, ये मैं नहीं बोलूंगा डीप, क्योंकि आप अब ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है तो उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो ज्योग्राफी वहां से कवर हो जाएगा। फिर आप बोलोगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं। अब उसमें रहता है क्या, उसमें कुछ जो
हम ये बोलेंगे क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज सिर्फ जो है क्लाइमेट का इशू जो है वो वहाँ से हमें क्वेश्चंस पूछता मतलब पूछ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछते हैं वो पूछते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट, मतलब इसमें इकोसिस्टम में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, इकोलॉजी में से क्वेश्चंस आते हैं और बायोडाइवर्सिटी में से प्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाता है। वो ऑलरेडी आपका कवर है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चलेंगे। चलो हम आज का स्टार्ट करेंगे, दैट इज इकोनॉमिक। देखो आप बोलोगे इकोनॉमिक्स से क्या करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केएस लेवल के लिए भी, हर एग्जाम के लिए आपके सिलेबस में भी, तो यहाँ से ये कवर हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी वैसे तो आपने पढ़ा है, प्लानिंग हम पढ़ेंगे, तो ये आपका वहां से भी कवर हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा सेंसियर रहोगे ना प्रेपरेशन में, आपका आपके डबल प्रेपरेशन हो जाते हैं। चलो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मैंने आपको बताया था। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, बीओपी क्राइसिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मैंने बोला था, बीओपी क्राइसिस मैंने बताया था आपको, ठीक है। 1991 में आज आज हम आ रहे हैं। थोड़ा सा पिछला रिवाइज करूंगा मैं 1 मिनट के अंदर। मैंने बताया था सबसे पहले आपको इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स कब इसको लॉन्च कब किया गया, 1991। कौन सी गवर्नमेंट थी, नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन गवर्नमेंट थी उस टाइम की। उसके बाद ये बोला मैंने कि बीओपी क्या होता है, उसके बाद मैंने बीओपी डेफिसिट क्या होता है, उसके बाद मैंने बोला था बीओपी सरप्लस का मतलब क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बोला था करेंसीज के बारे में, ठीक है। कुछ 5 इंपॉर्टेंट करेंसी जो है वो आपको याद रखना है। लेटेस्ट किसको इंट्रोड्यूस किया गया तो आपको बोलना है उसके बारे में, जो चाइनीज जो है युआन जो है, ठीक है। उसके बाद मैंने गोल्ड के बारे में थोड़ा बताया था, ये भी मतलब बताया था, मैंने बताया था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे पास होता है उसमें बहुत सारी करेंसीज रखना जरूरी क्यों होता है, मतलब ये 5 करेंसीज क्यों है, अगर एक होगा उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको कि इसको डेफिसिट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, हम आईएमएफ से लोन लेते हैं। मैंने एसडीआर के बारे में बोला था, जो करेंसी होती है, किनकी करेंसी होती है, आईएमएफ की करेंसी होती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसएसबी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीआर, आपको बोलना है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज कंसिडर्ड एज द करेंसी ऑफ आईएमएफ, आपको बोलना है दैट इज एसडीआर, ठीक है। पेपर गोल्ड भी जिसको बोलते हैं, पेपर गोल्ड भी जिसको बोलते हैं, शायद मैंने आपको बोला होगा ये पॉइंट, अभी मुझे याद आ रहा है। तो ये भी आपको, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बोला था इंडिया का जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1956 से लेकर 65 तक, उसके बाद 65 से लेकर मैंने बोला था आपको 90s तक। अब हम देखेंगे 91 में क्या हुआ था, और इसी के साथ हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के काज हमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। 1991 मैं थोड़ा सा इसलिए तेज चल रहा हूँ क्योंकि कवर करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। इनपुट आप भी थोड़ा सा अपना पेस बढ़ा लो। अब ये नहीं होगा क्योंकि आपको अब मेरे साथ कंपेटेबिलिटी ठीक है, आपको मेरी बात अब समझ आ रही है, मतलब कि सर किस तरीके से जा रहा है, क्योंकि आप एक बॉन्ड बन गया मेरे साथ, आई होप सभी बच्चों को। लेकिन अब क्या करना, अब अगर मैं फ्लो में भी चलूंगा ना तो आपको चीज़ें समझ आएगी। सिर्फ आपको करना है कि अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर दोबारा आप पीडीएफ जब मैं प्रोवाइड करूंगा वहां से देखकर आप फिर पढ़ सकते हो। मैं कॉन्सेप्ट्स को समझो, कॉन्सेप्ट से काम करो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1991 में याद रखो इंपोर्ट कवर, इंपोर्ट कवर का मतलब सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, व्हाट इज इंपोर्ट कवर, टाइम पीरियड फॉर विच इंपोर्ट कैन बी फाइनेंस्ड थ्रू फॉरेन रिजर्व्स। सपोज आप क्या करते हो, सपोज एक सेकंड सपोज आपने कोई चीज इंपोर्ट किया, सपोज आपने मशीनरी को इंपोर्ट किया यूएसए से और इंडिया में लेकर आ रहे हो, दैट मीन आपने उस चीज़ को क्या किया, इंपोर्ट। अब उस इंपोर्ट के बदले आपको क्या करना है, उनको डॉलर्स देना है, ठीक है। कितने टाइम तक आपको वो पैसा देना, उसको फाइनेंस करना, जो भी आपने इंपोर्ट किया उसको इंपोर्ट कवर बोलते हैं, बस इतना याद रखो। जो भी आपने मशीनरी खरीदा है, इंडिया यूएसए से लाया है, चाइना से लाया है, जापान से लाया हुआ है, उसके बदले आप फाइनेंसिंग करते हो, उनको डॉलर्स पे करते हो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, ठीक है। कितने टाइम तक वो आप करते हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट कवर। यही मैंने लिखा है यहाँ पर, इंपोर्ट कवर जो होता है, टाइम पीरियड फॉर विच इंपोर्ट कैन बी फाइनेंस्ड थ्रू फॉरेन रिजर्व, किसके जरिए से, फॉरेन रिजर्व। डेफिनेटली ये फॉरेन रिजर्व से आप करोगे, रुपीज तो दोगे नहीं उनको, ठीक है। कंट्री शुड हैव एटलीस्ट 6 मंथ्स इंपोर्ट कवर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितना, कम से कम मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए था एक कंट्री के पास कि वो जो भी उसने इंपोर्ट किया है उसको फाइनेंस कर सके। आपको बोलना है 6 मंथ्स का टाइम पीरियड मिनिमम टाइम होता है, इतना आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। कंट्री, अच्छा ये मैंने बोला जुलाई 1991 में क्या हुआ था, इंडिया हैज अराउंड 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट कवर। 1991 में इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ कितना था, सिर्फ 2 वीक्स का, मतलब 15 दिन का इंपोर्ट कवर था। जो भी वो चीज़ उनको इंपोर्ट करते थे 15 दिन के अंदर अंदर उसको उनको फाइनेंसिंग करनी पड़ती थी। ये बात याद, जैसे आपने किसी से कुछ लिया है, सपोज पर्सन ए है, पर्सन बी से कुछ लिया, उस पर्सन ए ने सपोज, पर्सन ए ने पर्सन बी से बोला कि मुझे क्या करो, मुझे आप क्या करो, कुछ शर्ट्स दे दो मुझे, ठीक है, शर्ट्स दे दो मुझे। इस पर्सन बी ने इसको शर्ट्स दिए, लेकिन ये पर्सन बी इसको बोल रहे हैं मुझे 15 दिन के अंदर अंदर आप फाइनेंसिंग करोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना, जुलाई 9 एक्चुअली कितना था लीस्ट,
लीस्ट कितना होना चाहिए था 6 मंथ्स, लेकिन 19 जुलाई 1991 में ऐसा हुआ, ऐसी कंडीशन आ गई, इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ कितना था, 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट कवर था। इंडिया वाज वेल बिफोर 1991 इन इकोनॉमिक टर्म्स, बट इंडियन गवर्नमेंट टुक ह्यूज एक्सटर्नल लोन्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाज द गल्फ वॉर। 1991 से पहले पहले मैंने आपको बोला था इंडिया जो था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ठीक ठाक था, क्योंकि जो भी ये लोन लेता था मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही ये रिकवर कर पाता था। लेकिन अब जुलाई में क्या हुआ था, इनके पास सिर्फ कम टाइम था इंपोर्ट कवर के लिए, तो उसके बाद क्या हुआ, 1991 से पहले कंडीशंस ठीक थी, लेकिन उसके बाद कंडीशंस कैसे वर्स हो गई, ठीक है, कैसे कंडीशंस कर खराब होने लगी, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा लोन लिया था, ह्यूज लोन लिया था, कहाँ से, आईएमएफ से लिया था या बाकी कंट्री से इंपोर्ट किया था, ठीक है, तो ठीक ठाक लोन लिया था इंडिया ने। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जो था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जो था वो था गल्फ वार। उस वार में क्या होता, अब आपको ये नहीं जाना था गल्फ वार क्या है क्या नहीं, अगर आपको वो जानना भी है तो आप नेट पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ से गल्फ वार में क्या हुआ था वो नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखो गल्फ वार हुआ था। उसकी वजह से इम्पैक्ट देखो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा। 1991 में गल्फ वार हुआ था, गल्फ वार की वजह से क्या होता, ऑयल का प्राइस जो है वो बढ़ गया, ठीक है। उस टाइम क्या होता, ऑयल का प्राइस डाउन हो गया और रिमिटेंसेस जो होते हैं वो कम हो गई। रिमिटेंस का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि रिमिटेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो बाहर से पैसा आता है उसके रिलेटेड है, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है, बस आपको इतना याद रखना है रिमिटेंस का मतलब क्या होता है, आपको ये पता करना है। देखो, चलो मैं ये बता दूं, रिमिटेंस का मतलब होता है जो भी, सपोज आप बाहर से काम कर रहे हो ना, सपोज मैं यहाँ पर इंडिया से हूँ लेकिन मैं दुबई में काम करूँ, मुझे या यूएसए में काम करता हूँ, मुझे वहाँ से जो पैसा मिल रहा है वो मैं कहाँ बेच रहा हूँ, सपोज डॉलर्स में, या एनआरआई एक है उसको डॉलर्स में मिलता है, बाहर बिजनेस करता है, तो फिर वो कहाँ बेचता है, इंडिया में इसको ट्रांसफर करता है, मैं अपने घर भेज देता हूँ, वो किस में होगा, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। अब वो आरबीआई क्या करेगा, उसको अपने पास रखेगा और मेरे घर वालों को क्या देगा, वो इन द फॉर्म ऑफ रुपीज, क्योंकि यहाँ पर रुपीज की करेंसी चल रही है, तो दैट मीन्स ये रिमिटेंस जो होती है, ठीक है, रिमिटेंस जो होते हैं ये भी तो किस में हेल्प करता है, ये भी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन क्या हो गया, गल्फ वार की वजह से क्या होने लगा, ऑयल का प्राइस बढ़ गया, ऑयल का प्राइस बढ़ने से ऑयल का प्राइस जो है बढ़ गया, और साथ साथ क्या होने लगा, रिमिटेंसेस कम आने लगी, कहाँ से, बाहर कंट्री से रिमिटेंसेस कम होती गई। दैट मीन जब रिमिट ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, लेकिन जब गल्फ वार की वजह से रिमिटेंसेस भी बंद होने लगी, रिमिटेंस भी कम हो गई, तो उसकी वजह से कंडीशंस फिर से वर्सन हो गई, ठीक है। जैसे आप ये बात समझो, जैसे कोरोना वायरस हुआ, कोरोना वायरस के टाइम से क्या हुआ, लोग जो बाहर 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 थे, यूएसए में थे, जापान में थे, वो कहाँ आ गए, या चाइना में थे, वो घर आ गए ना, कोशिश की उन्होंने हम घर आएंगे। तो आप मुझे बताओ उस साल उन्होंने बाहर काम किया क्या, उन्होंने कोई वहां पर ऐसा काम किया, कंपनीज में काम किया जो उनको कंपनीज डॉलर्स में पैसे देते थे, नहीं। तो दैट मीन यहाँ पर रेमिटेंस क्या हो गया, रेमिटेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। सीएडी का मतलब होता है कैड, कैड का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, याद रखो, कैड स्टार्टेड इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंट, डेफिसिट बढ़ता गया, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट बढ़ता गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गल्फ वार, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी याद रखना, गल्फ वार में एक्चुअली हुआ था, ये पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी हुई थी। और यहाँ पर आपको याद रखना ऑयल प्राइस बढ़ गए, रिमिटेंसेस कम हो गए, ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कैपिटल अकाउंट ऑफ इंडिया टिल 1991 वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और 1991 में जो कैपिटल अकाउंट जो था इंडिया का, तब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा है, 1991 तक स्ट्रॉन्ग नहीं था। इंटरनेशनल रिजर्व स्टार्ट्स फॉलिंग डेफिनेटली, जब गल्फ वार चल रहा है, ऑयल का प्राइस बढ़ता गया और रेमिटेंसेस कम आती गई, ठीक है, तो इंटरनेशनल रिजर्व जो है वो क्या गल्फ वार की वजह से कम होता गया। इस चीज़ों को लिंक करना है, एक्चुअली हमें चीज़ों को लिंक करना है बस, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आ जाएगी। तो यहाँ तक ये आपको समझ में, ये 1991 में सिचुएशन हुई थी। 1991 में क्या सिचुएशन हुई थी, गल्फ वार हुआ था, गल्फ वार की वजह से ऑयल का प्राइस बढ़ गया, ऑयल का प्राइस और उसके वजह से, इस गल्फ वार की वजह से रिमिटेंसेस कम होती गई, रिमिटेंस डाउन होने की वजह से क्या होने लगा, यहाँ का जो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है वो क्या होने लगा, वो बढ़ता गया। इसका मतलब अब उसको उसको बाहर निकलने के लिए, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट को बचाने के लिए, या हम ये बोल सकते हैं रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए, हमारे पास कुछ ना कोई सोल्यूशन तो अगर किसी प्रॉब्लम में हो आप, आपको उसका सोल्यूशन तो निकालना ही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही है, तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना है। अब देखो गवर्नमेंट ने कौन सा सोल्यूशन लिया, उन्होंने बोला अब टाइम आ गया कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाना पड़ेगा, हमें इसमें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स भी पढ़ना है, ठीक है, आगे आगे ये इसी के साथ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स भी है। सबसे पहला आपको पता ही होगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रीजंस क्या थे, क्राइसिस के रीजंस क्या थे, मैंने आपको बताया था क्राइसिस के रीजंस क्या थे। हाई फिजिकल डेफिसिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नंबर पॉइंट आपको याद रखना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट
किस में था? फिजिकल डेफिसिट में। अब आप बोलोगे सर फिजिकल डेफिसिट क्या है? ये मुझे यहाँ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। अदरवाइज देखो मैंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पहले क्यों नहीं लिया है, मुझे पता है किस तरीके से चीजें लिंक होते हैं। जब मैंने आपको, आप बच्चे बोल रहे सर आप पहले टॉपिक से क्यों नहीं चल रहे हो, ऐसा इकोनॉमिक्स का सिलेबस दिया ही नहीं उन्होंने उस तरीके से कि हम पहले टॉपिक से चलेंगे ना। हमें पढ़ना था टॉपिक्स उस तरीके से जहां से हमें आगे उसका फायदा हो, इसलिए मैंने फिजिकल पॉलिसी आरबीआई पहले ही बोला। अब देखो यहाँ पर मैं बार बार आरबीआई का भी बोल रहा था रिजर्व्स के बारे में, तो अब आप लिंक हो रहा है कि हाँ आरबीआई क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, जैसे भी जो भी है ना। इस तरह की चीजों को पढ़ना है। हाई फिजिकल डेफिसिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो या स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, फिजिकल डेफिसिट जो है वो क्या बढ़ता गया यहाँ पर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो था यहाँ पर 8.4, अब ये मत याद रखो, ये जरूरी नहीं है ये याद रखना है, बस इतना याद रखो फिजिकल डेफिसिट जो था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का वो फिजिकल डेफिसिट था इनका। उसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो था हाई, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा था। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा था, उस एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए, उस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है, बारो करना है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो लेकिन आपको उस काम के ऊपर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो उस बिजनेस पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है, एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा, आप क्या करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा बारो करोगे। किसी की सपोज शादी होती है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, बहुत पैसा लगता है, तो लोगों के पास उस टाइम अवेलेबल पैसा नहीं होता उतना, और वो क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं, फाइनेंस करते हैं, ठीक है, 5 6 लाख या 10 लाख फिर कर लेते हैं, फिर वो रिटर्न करते हैं, किस तरीके से करते हैं, जॉब के हिसाब से। लेकिन ये होता है कि जितना एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा था, उनने ज्यादा बारो किया, ज्यादा बारो का मतलब लेस लिक्विडिटी, ठीक है। उसकी वजह से लिक्विडिटी फ्लो ऑफ मनी कम होता गया। अब यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता गया, डेफिनेटली जब ये बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाएगा। लो इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर के, मैंने आपको, अगर आपको याद होगा ना कि जब मैंने आपको फिजिकल पॉलिसी पढ़ाया था, या उसमें क्या होता था, जब गवर्नमेंट सारा कुछ चीजें बारो गवर्नमेंट ही करता है, अब प्राइवेट सेक्टर्स के पास जो होता है उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। मतलब उस टाइम वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर का नहीं सोचा, क्योंकि जब आरबीआई के पास या बैंक्स के पास पैसा ही नहीं था तो वो प्राइवेट सेक्टर को भी कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर याद रखो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा था, बारोइंग ज्यादा थी, ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट भी था, उसकी वजह से लो इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर। यहां तो आप ये समझो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर कर रहा है मतलब वो इन्वेस्टमेंट ही आप समझो। अगर कोई किसी चीज को बोरो कर रहा है बाहर से, मशीनरी को बोरो कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, उसके बदले वो फाइनेंस करता है, ठीक है, लेकिन बोरोइंग लेकर, तो वो तो गवर्नमेंट, तो हम बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर करता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट लो, प्रोडक्शन लो, अगर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली लो होगी, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, इन्वेस्टमेंट जब कम होगी प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी डेफिनेटली। अगर आपको 10 एकड़ का लैंड है, उसमें अगर आप 10 के 10 एकर्स लगा लोगे, मतलब इनके इसके ऊपर क्या कौन ये करोगे, क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन करोगे, तो दैट मीन्स आपको क्या मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगी ना। जितना आप ज्यादा लेबर्स लगाओगे इसके ऊपर, जितना आप ज्यादा खाद लगाओगे, जितना आप ज्यादा मैनवर लगाओगे, जितना आप अच्छा से लेबर लगा लोगे, तो आपको ज्यादा प्रोडक्शन होगी। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ज्यादा प्रोडक्शन, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट कम है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगी। मोर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाई अमाउंट ऑफ मनी विद द पीपल, ठीक है। डिमांड ज्यादा से ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होती है, इन्फ्लेशन हो जाता है। ये यहाँ पर आपको इसको इतना ज्यादा घुसना नहीं है, ये इन्फ्लेशन का टॉपिक जब मैं लेकर आऊंगा फिर बताऊंगा मैं चल क्या रहा है सिस्टम, ठीक है। अगर एक साइड से डिमांड बढ़ती है डेफिनेटली सप्लाई क्या होगी, फिर सप्लाई कम होती जा रही है और यहाँ से मार्केट में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। देखो कैसे डिमांड ज्यादा, मतलब कोई चीज मार्केट में है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन उस चीज की सप्लाई पीछे कम है। सपोज अगर आप बोल रहे हो मुझे आपको स्कूटी चाहिए, ठीक है, आप स्कूटी बोल रहे हो आपको स्कूटी चाहिए, स्कूटी की डिमांड बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर में या इंडिया में, लेकिन पीछे जो प्रोडक्शन उसकी स्कूटी की कम है, सप्लाई कम है, तो लोग क्या बोलेंगे। सपोज यहाँ पर 500 पीपल है, उनको स्कूटी चाहिए लेकिन स्कूटी सिर्फ 300 अवेलेबल है, टोटल अवेलेबल मार्केट में कितने हैं, 300 है, ये मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो ये 500 लोग क्या करेंगे, 500 पीपल ये बोलेंगे नहीं मुझे ही मिलना चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए, ये ज्यादा ऑफर करेंगे ना, ये बायर को ज्यादा बोलेंगे कि हम आपको, अगर आप हमें बोल रहे 60,000 की स्कूटी है, हम आपको 90 देने के लिए तैयार है, हम आपको 1 लाख देने के लिए तैयार है। मुझे जरा बोलो क्या हम क्या कर रहे हैं, डिमांड जो होती है बढ़ती जा रही है, मनी का फ्लो ज्यादा होती है, सॉरी इन्फ्लेशन क्या होती है ऑटोमेटिकली, हम क्या जो 60 में मिलनी चाहिए तो 110 लाख में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। हमने खुद ही किया ना, इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
एक्चुअली ये आपको पढ़ना था बट स्टिल मैं लेकर आऊंगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाई डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने डेफिसिट किया था, जो गवर्नमेंट के पास डेफिसिट था उसको फाइनेंस करने के लिए काफी ज्यादा पैसा लगता था उनको, तो इसको बोलते हैं हाई डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग ज्यादा था गवर्नमेंट के लिए। प्रिंटिंग ऑफ मनी टू मीट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पर जो है इस जो उन्होंने उनके पास डेफिसिट था, गवर्नमेंट के पास डेफिसिट था क्योंकि ये बारो कर रहा था, आरबीआई से बारो कर रहा था या बैंक से बारो करा था चीज़ों को खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। अब यहाँ पर ये क्या हो जाता है, इनका डेफिसिट जो है बढ़ता गया। उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिंटिंग ऑफ मनी किया है टू मीट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए पैसों को प्रिंट करना शुरू कर दे। दिस इंक्रीजेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। देखो ऐसा नहीं होता है कि जिस टाइम गवर्नमेंट को मर्जी है, आरबीआई को मर्जी है, वो पैसों को प्रिंट दे दे और चल मतलब उसको फ्लो करे। नहीं, जितना ज्यादा प्रिंट हम मनी को करेंगे मार्केट में उतना मनी फ्लो ज्यादा होता है। जितना मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा होता है उतना क्या होता है, उसका मनी का वैल्यू कम होता है। ये याद रखना, जितना मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा होता है मनी का वैल्यू जो होता है ये कम होता है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना। इसीलिए मैंने क्या बोला था, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं कि उस मनी के फ्लो को कंट्रोल करना। आपने पढ़ा होगा ओएम, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक से क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को क्या करता है, बेच देता है और उनको बोलता है हमें पैसे चाहिए सिक्योरिटी के बदले, सो दैट क्या करे, ये लोन कम दे दे लोगों को। जब लोगों के पास कम लोन होगा वो कम से कम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करें, कम खर्चा करेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये वेपन्स है इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए। आपने देखोगे ये भी एक रीजन बोला जाता है कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, इसको बोलते हैं हम वेरी हाई इन्फ्लेशन। 12 to 16% बिटवीन 1989 से लेकर 1991 तक हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। ये भी एक कॉज बोला जाता है किसके लिए, क्यों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना चाहिए। सबसे पहले आप याद रखो, हाई फाइनेंस फिजिकल डेफिसिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये पहला पॉइंट। ठीक है, जो इसको देखो, एक क्राउडिंग आउट किसको बोलते हैं, क्राउडिंग आउट का मतलब ये होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, ज्यादा बारो करता है और लो इन्वेस्टमेंट होते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट, उस पूरे सिस्टम को ये क्राउडिंग आउट बोलते हैं, पता होना चाहिए आपको। दूसरा रीजन मैंने बोला कि क्यों इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए उनको लाना पड़ा इनको, क्योंकि हाई डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो डेफिसिट फाइनेंसिंग थे, मतलब जो उन्होंने डेफिसिट था उसको फाइनेंस करने के लिए क्या चाहिए था उनको, उन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग मनी किया है। उसकी वजह से क्या हो गया, मनी सप्लाई बढ़ता गया। यहाँ पर वेरी हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी ज्यादा था। ठीक है, फूड प्रोडक्शन वाज वेरी हाई इन दिस कंट्री, जो फूड प्रोडक्शन हो रही थी उस वो ज्यादा हाई होता था। सपोज अगर फूड प्रोडक्शन होनी चाहिए था 1000 रुपए की, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्शन इसको लगता था हमें प्रोड्यूस करने में सपोज 3000 रुपीज लगता, तो प्रोडक्शन में भी कॉस्ट हाई था। जब डेफिनेटली प्रोडक्शन में ही कॉस्ट ज्यादा होगा तो लोग क्या खरीदेंगे, लोगों के पास तो वो चीज महंगा आ जाएगा ना, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या थी, ज्यादा थी इस पीरियड के टाइम पे। कब, 1989 और जब तक 1991 आ गया। ठीक है, क्योंकि अगर रिफॉर्म्स को 1991 में लाया गया तो इससे पहले ये सिचुएशन हुई थी, इससे पहले, क्योंकि ये सिचुएशन इससे पहले हुई थी ना, क्योंकि हम काजेस पढ़ रहे हैं, काजेस पहले होता है। जैसे हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, हम बोलेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 तो आया, लेकिन आया कहाँ से, उसके पीछे रीजंस क्या थे, काज क्या थे। दैट मीन्स रिवोल्ट ऑफ 1857 तो 1857 में होता है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था वो जानना होता है, उन्हीं को काजेस बोला जाता है। उससे पहले क्या हुआ था कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई फिर रिवोल्ट करना पड़ा। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया है, ऐसा क्या हुआ था, तो यही हुआ था कि इन्फ्लेशन ज्यादा था, डेफिसिट फाइनेंसिंग ज्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पर फूड प्रोडक्शन का जो था वेरी हाई इन दिस पीरियड, इट वाज अराउंड 150 मिलियन टन्स एंड स्टिल द प्राइस ऑफ द फूड कमोडिटी वाज वेरी हाई। फूड कमोडिटी डेफिनेटली जब प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आपके पास वो खाना पहुंच जाएगा, वो फूड पहुंच जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हाई कॉस्ट पे होगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा है। द इन्फ्लेशन वाज 10% प्लस, 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन था। इसका मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन होता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं। ठीक है, रनिंग इन्फ्लेशन होता है, तो इस कंडीशन में चला गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन में जब ज्यादा चीज हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाते हैं। टोटली कॉन्ट्रैक्शनरी थिंग्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली, कॉन्ट्रैक्शनरी थिंग्स हो रही थी। ठीक है, अब ये मुझे मैं आपको फिजिकल पॉलिसी में एक चीज भूल गया था बताना, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, और एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, वो मैं बताऊंगा आपको, उसको 10 मिनट लगेंगे, वो मैं लेकर आऊंगा जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, उसी के साथ वो लेकर आऊंगा, मत लो टेंशन। ठीक है, ये मैं यहां पर बताऊंगा। तो हाई इन्फ्लेशन, करेंसी डेप्रीसिएशन, ठीक है, हर्ट्स एक्सपोर्ट्स, कैड बढ़ गया, दैट मींस कैपिटल अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। याद रखो, जब हाई इन्फ्लेशन होता है तो क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट
बढ़ता गया, जब कैपिटल अमाउंट डेफिसिट बढ़ता गया। यहाँ पर देखो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। जब इन्फ्लेशन हाई हुआ, करेंसी डेप्रिसिएशन होने लगा और उसकी वजह से एक्सपोर्ट जो हो गए हर्ट होते गए। एक्सपोर्ट्स हर्ट का मतलब ये हो गया कि हम एक्सपोर्ट्स नहीं करते गए, क्योंकि महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट जो है बढ़ता गया, हम एक्सपोर्ट्स कम करते गए। जब एक्सपोर्ट्स कम करते गए तो हमारे पास डॉलर्स रिजर्व्स नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब मनी जो होता है, ठीक है, मनी सप्लाई की वजह से क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी जो होता है, जब मनी सप्लाई ज्यादा होगा, मैंने अभी बोला मनी सप्लाई ज्यादा होगा और मनी का वैल्यू क्या होगा, मनी का वैल्यू कम होता है। आ रही बात समझ? मनी का वैल्यू कम होता है। जो आपको सपोज 100 रुपीज में मिल रहा था, ठीक है, अब आपको वही चीज 150 रुपीज में मिल रहा है, इसका मतलब मनी का वैल्यू ही खत्म हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएटिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक, यहाँ पर दोज डेज, ये उसी की बात कर रहे हैं, कब 1991 से पहले। दोज डेज वेयर अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, करेंसी वाज ओवर वैल्यूड एंड हिंस इट फर्दर मेड एक्सपोर्ट्स डिफिकल्ट है। करेंसी को ओवर वैल्यू किया जाता था, ठीक है, और उस ओवर वैल्यू की वजह से क्या होने लगा, एक्सपोर्ट्स फिर से क्या होते गए, ठीक है, उन पे इफेक्ट पड़ता गया। जब एक्सपोर्ट्स में डिफिकल्टी आती गई तो उससे क्या हो गया, जो है मनी का वैल्यू जो है कम होता गया और हम क्या होते गए, डेफिसिट में आते गए। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ये भी मैंने आपको बोला, यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है, गल्फ वार की वजह से था ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, ये तो मैंने आपको रीजंस बताए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्यों लाया गया, क्या क्या सिचुएशंस थी यहाँ तक। आगे हम चल रहेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। एक होता है माइक्रो, होता है, हम माइक्रो लेवल के की बात कर रहे थे, जैसे मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए गए और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स लाए गए। तो अब हम एक एक करके समझेंगे व्हाट आर माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, या समझो यहाँ पर इसको क्या मतलब। माइक्रो, टिल 1991 देयर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसिंग मैकेनिज्म। 1991 जो था, कौन सा मैकेनिज्म था, आपको बोलना है एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या था। ठीक है, टिल 1991 क्या था, 1991 मैंने पहले बोला था, 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले कौन सा क्या चल रहा था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर चल रहा था, मतलब पूरा कंट्रोल किनके पास था, गवर्नमेंट के पास। डिसीजन मेकिंग की बात करें या कोई भी चीज़ों को खरीदना होता है, सब कुछ फिक्स कौन करता, गवर्नमेंट फिक्स करता। मतलब एक आप समझो ये कि एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस का मतलब क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस जो होता है इज द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस एज डिक्टेटेड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रली अथोराइज्ड अथॉरिटी। यहाँ पर याद रखो, जो भी हमारे पास प्राइस होता है गुड्स का, या जो भी प्राइस होता है सर्विसेज का, उसको कौन डिसाइड करता है, वो गवर्नमेंट का डिसाइड करता है, या आप ये बोल सकते हो सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है, ठीक है, उस प्राइस को डिसाइड करता है, जो भी गुड्स और सर्विसेज का, उसको बोलते हैं हम एडमिनिस्टर्ड प्राइस बोलते हैं। तो ये कब तक था, 1991 तक। लेकिन 1991 के बाद फिर क्या हुआ, आफ्टर 1991 इट वाज चेंज टू मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस। अब किस पे छोड़ा गया है, मार्केट पे छोड़ा गया है, मतलब रिफॉर्म्स लाए गए हैं। अब बोला गया उन्होंने नहीं, अब गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड नहीं करेगा, अब प्राइवेटाइजेशन की बात आ गई यहाँ पर, अब मार्केट के ऊपर छोड़ो, वही प्राइस डिसाइड करेगा। जब मार्केट डिसाइड करेगा, डेफिनेटली क्या होगा, कंपटीशन मार्केट में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, ये कोई चीज़ बेच रहा है 100 रुपये में, ये बोल रहा है मैं बेचूंगा 120 में, ये बोल रहा है 130 में बेचूंगा, यहाँ पर 140 में बेचूंगा, तो सब किसके पास जाएंगे, 100 वाले के पास जाएंगे डेफिनेटली। तो अब ये बोलेंगे कि बी सी डी बोलेगा कि नहीं मेरे पास आनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये भी क्या करेगा, ये भी प्राइस को 100 लेकर आएगा, ये भी इसको हम 110 इसके आसपास लेकर आएगा। तो कंपटीशन बढ़ता गया। जब कंपटीशन बढ़ता गया तो उसकी वजह से ये भी एक हमारे पास एक सोल्यूशन बना कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाया गया। ये एक उसके बाद ये इशू लाया, ये सॉरी इशू नहीं, ये इस सोल्यूशन को लाया गया कि इसको मार्केट डिटरमाइंड प्राइस, तो मतलब एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म को रिप्लेस किससे किया गया, आपको बोलना है मार्केट डिटरमाइंड प्राइस। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या किया गया है, फ्रॉम एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म से मार्केट डिटरमाइंड प्राइस से किया गया, या मार्केट प्राइस
मार्केट डिटरमाइंड प्राइस से एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म किया गया। तो आपको क्या याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस से लाया गया कहाँ पर, मार्केट डिटरमाइंड प्राइस, मार्केट के ऊपर छोड़ा गया है। माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टारगेट ए पर्टिकुलर सेक्टर, माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में क्या गया, एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट किया गया है। इसमें समझिए आगे हम ये economic reforms look for sources of insufficiency and mend the loopholes and remove the inefficiencies। इकोनॉमिक रिफॉर्म में करते क्या है, जो भी हमारे पास जो भी इश्यूज थे, जो भी इश्यूज हुए थे, जो भी लूप होल्स थे, किन किन की वजह से इश्यूज होने लगे। सपोज अगर कोई बीमार होता है, लूप होल्स, अगर कोई बीमार होता है, किन चीजों से वो बीमार हो गए, किस किस चीज से वो बीमार हो गए। जब हमें पता चला ये पर्सन ए बीमार हो गया किसी चीज से, तो अब वो क्या करेगा, वो उस चीज को ठीक करेगा, खुद को ठीक करेगा। कैसे ठीक करेगा, वो चीजें नहीं करेगा जिसकी वजह से वो बीमार हो गया। ठीक है, जो भी लूप होल थे, जो भी इश्यूज थे, उन इश्यूज को वो रेक्टिफाई करता गया, उनके लिए एक सोल्यूशन निकालता गया। यही जो भी गवर्नमेंट को पता था, जो भी इनसफिशिएंसी के सोर्स थे, जहां जहां से ये इनको ये बढ़ रहा था, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं, प्रॉब्लम तो हो गई है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें सोल्यूशन चाहिए होता है। और वो किससे लाया गया, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म से उन्होंने रिमूव कर दिया। ये मैंने लिखा, लुक फॉर सोर्सेज ऑफ इनसफिशिएंसी एंड मेंड these loopholes and remove the inefficiencies को क्या किया गया, रिमूव किया गया। this was done in sectors like cement and steel when their pricing mechanism was deregulated। और ये इन्होंने कहां पर किया, ये रिफॉर्म्स जो लाया गया, इन्होंने पर्टिकुलर सेक्टर को ना, मैंने क्या बोला, माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म ने क्या किया, टारगेट किया एक पर्टिकुलर सेक्टर को। अब यहां पर सीमेंट की बात की गई है, और किसके ऊपर, और आपको स्टील को याद रखना है, सीमेंट और स्टील के ऊपर उन्हें टारगेट किया है। ठीक है, तो यहां पर जब सीमेंट और स्टील के हम यहां पर बात करेंगे, यहां पर डिरेगुलेशन किया गया है, डिरेगुलेशन मैकेनिज्म अडॉप्ट किया गया। बताऊंगा आगे डिरेगुलेशन क्या होता है, डी लाइसेंसिंग क्या होता है, आगे बताऊंगा मैं। तो कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट किया गया, प्राइसिंग वाज रेगुलेटेड। ठीक है, जो पूरा रेगुलेट कौन करता, गवर्नमेंट करता। अब उसके ऊपर उनसे छोड़ दे, उसने बोला अब जो है मार्केट ही डिसाइड करेगा। ये तो था थोड़ा माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे इतना आपको याद रखना है, माइक्रो लेवल पे क्या याद रखना है आपको इतना याद रखना है, टारगेट किया गया है, एक पर्टिकुलर सेक्टर्स को टारगेट किया गया है। ठीक है, जो भी इनएफिशिएंसीज थी इन सेक्टर्स में, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इश्यूज थे, उन इश्यूज को रेक्टिफाई किया गया किन से, इकोनॉमिक रिफॉर्म से। और यहाँ पर क्या किया गया, एक प्राइसिंग मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया गया सीमेंट और स्टील में, जिसको बोला जाता है डिरेगुलेटेड मैकेनिज्म को आपको याद रखना है। अब आएंगे हम मैक्रो वाले पार्ट में, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर, आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। तो यहां पर इसमें इन रिफॉर्म्स में क्या किया गया, इन चीजों पे काम किया गया। मतलब कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, इस पे ऊपर काम किया गया। टू स्टेबलाइज मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर वर्क टूवर्ड्स डिक्रीज इन कैश। डेफिनेटली अगर कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है, हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए, तो जब हमने जो ही मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए, तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट को क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे। यही लिखा है नीचे वाला एरो का मतलब रिडक्शन इन कैपिटल अकाउंट डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट। मुझे बोलो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होनी चाहिए, जैसे मैंने कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में रिड्यूस किया गया। फिजिकल डेफिसिट भी क्या किया गया, डेफिसिट जो तो हो भी था वो तो रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या किया गया, कम। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ना चाहिए, डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ना चाहिए। एंड बैलेंसिंग द इन्फ्लेशन रेट, और इन्फ्लेशन रेट अगर +10 था, इसको रिड्यूस किया गया। यहां से ग्रोथ को भी ध्यान रखना है, यहां से क्या करना है, यहां से इन्फ्लेशन टारगेट को भी मेंटेन रखना है। ये नहीं कि हम तो ग्रो हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन यहां से इन्फ्लेशन 10 से ज्यादा है, इसको हम ग्रोथ नहीं बोलते। ये बात याद रखना है। ग्रोथ ये होता है, हमें एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिखानी है, यहां पर इन्फ्लेशन भी क्या होना चाहिए, एक टारगेट में होना चाहिए। आ रही बात है, इसको समझ आ रही है बात। जैसे मैंने बोला एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, शायद मैंने आपको नहीं बताया एमपीसी के बारे में। ठीक है, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है। तो वो क्या करता है, उनका टारगेट रहता है 4 + -2। इन्फ्लेशन टारगेट को देखना होता है कि इन्फ्लेशन 4 मतलब 4 + 2 का मतलब 6 से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, और 4 -
2 का मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब डिफ्लेशन में भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये किसका था? इसलिए बनाया गया फिर 2016 में गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एग्जैक्टली वैसे ही कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए और बैलेंस रहना चाहिए और इन्फ्लेशन रेट जो होना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? फिजिबल रहना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए? गवर्नमेंट कैन नॉट गिव जॉब, ठीक है, बट कैन क्रिएट दम, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि क्राइसिस है तो जॉब तो प्रोवाइड नहीं कर सकता है, लेकिन और उसके साथ क्या कर सकता है वो? फिर ऑप्शन क्या है? बट कैन क्रिएट देम बाय मेकिंग लॉजिस्टिक्स इजियर, लेकिन लोगों के लिए क्या बनाए? जो लॉजिस्टिक्स होते हैं उनको खरीदने के लिए एक इजीली बनाए, ठीक है। लॉजिस्टिक्स जो है लोगों के लिए इसको चीज़ों को आसान बनाया जाए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस में जो है उसको आसान बना लें, ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस याद रखना गाइस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट होता है, उसको याद रखना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में इंडिया की रैंक क्या थी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप केएस में की बात करो, आप एसएसबी की बात करो, या आप किसी भी एग्जाम की बात करो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रैंक के बारे में। रिमूविंग एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, जो भी हम ट्रेड कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या थे? बैरियर्स होते थे, ठीक है, एंट्री बैरियर्स होते हैं या एग्जिट बैरियर्स होते हैं, उनको भी हटाया गया। अब फ्रीडम, पूरी फ्रीडम थी कि कौन किस तरीके से कर सकता है। इनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज किया गया कि भाई आप लोग आ जाओ सामने यार, बिजनेस कुछ खड़ा करो, ठीक है, चलाओ अपना सिस्टम, क्योंकि प्रॉब्लम्स थी इंडिया में, तो उनको इनकरेज किया गया एंटरप्रेन्योर्स। और आपने देखा होगा फिर जैसे हम बोलते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें, मतलब लोगों को आज क्या है, यही तो चल रहा है आज आजकल के टाइम में। पिछले 2014 में बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आ गए, ठीक है। गवर्नमेंट शुड बिहेव एज एम्पायर, गवर्नमेंट अब एम्पायर का रोल करेगा क्योंकि वो डायरेक्शंस देता है। एम्पायर क्या करता है? डायरेक्शन देता है। तो गवर्नमेंट बिहेव्स एज एम्पायर एंड लेट द मार्केट प्ले, और खेलता, एक्चुअल गेम कौन खेल रहा था? एक्चुअल गेम खेल रहा था अब मार्केट। और रोल कौन अप्लाई कर रहा है? एम्पायर का रोल कौन का? डायरेक्शंस कौन दे रहा है? गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे रहा है, ये ऐसे लॉज बना रहा है, ये उनको बोल रहा है कि आप इस तरीके से अब चलो, मतलब एम्पायर डायरेक्शंस दे रहा है और गेम के कौन खेल रहा है? गेम खेल रहा है मार्केट। इससे पहले क्या था? सारा कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का भी था, प्ले भी गवर्नमेंट ही कर रहा था और एम्पायरिंग भी गवर्नमेंट ही करता था। कुछ बात समझ में आ रही है? 1991 में पूरा गवर्नमेंट अथॉरिटी थी ना, तो आप ये समझो वहां पर प्ले भी गवर्नमेंट कर रहा था और एम्पायरिंग भी गवर्नमेंट ही कर रहा था। लेकिन अब 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने क्या किया? उसने सिर्फ एम्पायरिंग की डायरेक्शंस दिए, लॉज बना लिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, ठीक है, बिजनेस को बढ़ाना है, प्राइवेटाइजेशन करना है, जब तक गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाएगा तब तक वो थोड़ी मानेगी, क्योंकि लॉ के हिसाब से ही चलना होता है ना, उसी को फॉलो करेंगे जब तक गवर्नमेंट डायरेक्शन नहीं देगा। गवर्नमेंट ने डायरेक्शन देना शुरू कर दिया और खेलते कौन गए? जो कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है खेलते गए, मार्केट प्लेयर्स बनते गए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से चीजें चल रही है? गवर्नमेंट शुड बिहेव एज एम्पायर एंड लेट द मार्केट प्ले गो, लेट द मार्केट प्ले। गवर्नमेंट शुड मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फोर्स देम टू फॉलो इट। गवर्नमेंट सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा और फोर्स करेगा इनको, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को, कि आप काम करते जाओ इस तरीके से। अब हमें चाहिए प्राइवेटाइजेशन लाना ही लाना। अभी देखो ना कितना प्राइवेटाइजेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिलायंस, जियो की आप बात कर सकते हो, सब कुछ बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन करो। बैंकिंग सेक्टर को भी बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन करेंगे, ठीक है। ये मार्केट प्लेयर्स होते हैं और कानून कौन बनाता है? गवर्नमेंट बना लेता है। अब इस तरीके से करेंगे हम। या फार्मर्स बिल भी बोल सकते हो, वो भी क्या होता है? वो भी बोला जाता है कि फार्मर्स को फायदा होगा, उसको प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो फिर बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे जो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा पैसा दे देंगे। तो इस हिसाब से ये भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज़ के पॉजिटिव्स भी होते हैं, हर चीज़ के नेगेटिव्स भी होते हैं, लूप होल्स भी होते हैं, तो आपको इस तरीके से चीज़ों को समझना होता है, ठीक है। कुछ फार्मर्स बिल में भी कुछ चीज़ें ठीक ठाक है, कुछ चीज़ें गलत भी है, बट खासकर उसमें जो है, क्या बोलते हैं उसको यार, मैं भूल गया हूँ, इकोनॉमिक्स में है, हाँ, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का इश्यूज में पढ़ रहे हैं। तो चलो आगे देखते हैं। लिबरलाइजेशन, अब यहां पर देखेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी जो है आर द टूल्स फॉर कैरिंग आउट रिफॉर्म्स। क्वेश्चन आएगा कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं। आपको बोलना है हमारे पास एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा एसएसबी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एलपीजी। नीचे आएगा एलपीजी लिखा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पी। आपको बोलना है ये प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन। आपको ये नहीं बोलना कि ये पेट्रोल है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, एल का मतलब लिबरलाइजेशन, जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो अब ये लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है, इंशाल्लाह ये हम कल देखेंगे। कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कल कंप्लीट करने की। आपको
कॉम्प्रहेंसिव तरीके से ये चीज़ें कवर होनी चाहिए, बेस एक बनना चाहिए, फाउंडेशन बननी चाहिए एक टॉपिक के अंदर, सो दैट आप क्वेश्चंस को फिर ईज़िली कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह 1 आवर के बाद आपको करंट अफेयर्स का आज सेशन मिलेगा, रेगुलर बेस पे मिलेगा, जिसको लग र पता है कि केएस देना है या एसएसबी देना है अच्छे तरीके से, या आपको आईएएस देना है, जो भी देना है, मैं सेशन लेकर आऊँगा, सेशन को वॉच करो, आपको वहीं पर वो याद हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू से चलेंगे, 15 दिन में हम पूरा कवर मतलब करंट अफेयर ही कवर करेंगे, सो दैट आपको बाहर फिर डर नहीं रहेगा, फिर बाकी कंपोनेंट्स भी हम लेकर आएँगे। ठीक है? केएस के भी मैं सेशंस लेकर आऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिर्फ़ पढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और कमेंट सेक्शन में लिखो आपको ये सेशन कैसा लगा? आपको बूस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? थैंक यू सो मच।